हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या कर रहे थे, हमने आपको वेव नेचर बताया था और आपको वेव्स के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई थी, कौन कौन से टर्म्स से रिलेटेड होते हैं वो भी बताया था मैंने आपको। और वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, हमने बताया था आपको कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके जो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो भी मैंने आपको बताया था। और फिर उसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके हर जगह यूज होगा। क्या बताया था? C इज इक्वल टू न्यू लेमडा बताया था। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ वेवलेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर रे इज 5000 एंगस्ट्रॉम, इफ वेवलेंथ of a particular ray is 5000 एंगस्ट्रॉम, किसी भी रे का वेवलेंथ दिया गया है, कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम है। देन कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, देन कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। आपको क्या करना है? उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ओके, चलो, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बोला था इसको हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। क्या था वो फॉर्मूला? C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, यही बताया था। अब देखो, यहाँ पे लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई? C बाई लेमडा। C की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा। 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो 5000, अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऊपर का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 6 × 10⁻14। सॉल्व करना, ये जाएगा 18 हो जाएगा, 3 जीरो काट देना तो 15 हो जाएगा, फिर 1 जीरो यहाँ कर देना, 5 6 30 × 14 हो गया। और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है भाई? हर्ट्ज। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया हो तो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इरेज कर दिया जाए। ओके, चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट if wavelength of visible light varies from 4000 angstrom to 8000 angstrom, varies from 4000 angstrom to 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कहता है देन कैलकुलेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ विजिबल लाइट, देन कैलकुलेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज
ऑफ विजिबल लाइट। आपको क्या करना है, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी का रेंज बताना है। आपको किसका रेंज दिया हुआ है, वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है। ओके, तो देखो लैम्डा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है भाई, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ये आपका वेवलेंथ वेरी कर रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। अब देखो इसमें कम कौन है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम वेवलेंथ है, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो इसका मतलब है जब हम फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे होंगे, और आप एक चीज़ जानते हो कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। इसका मतलब है जिसका वेवलेंथ कम उसके फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और मैक्सिमम वेवलेंथ पे आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसका मतलब है हमको रेंज निकालना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो फॉर लैम्डा मिनिमम वी गेट न्यू मैक्सिमम। मिनिमम लैम्डा के लिए हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी, और ये क्या होगी, इसके लिए हमने क्या बताया था, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो c की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, कितना, लैम्डा मिनिमम 4000। ये एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे क्या है, मीटर है, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें भाई, मीटर में। तो ये आपका 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो यहाँ से जो न्यू मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, न्यू मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी मिनिमम वेवलेंथ के लिए, और वो होगी क्या, इसको आप सॉल्व करना, ये मिलेगा 7.5 × 10⁻14, और इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, या सेकेंड इनवर्स, या साइकिल पर सेकेंड। तीनों चीज मैंने बता रखी हैं। अब चलो, अब ये तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई न्यू की, फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल गई। अब हम लोग को क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। तो वो किसके लिए मिलेगी, फॉर लैम्डा मैक्सिमम। मैक्सिमम लैम्डा के लिए वी गेट न्यू मिनिमम। मैक्सिमम लैम्डा पे न्यू क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो चलो निकालते हैं, 3 × 10⁸ इज इक्वल टू ये न्यू इंटू इसका वेवलेंथ कितना, 8000 × 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से जो न्यू मिलेगा, अब ये देखने पे भी दिख रहा है कि ये क्या है, ये 4000 8000 का हाफ है। अगर न्यू मैक्स आपको 7.5 मिला है, तो यहाँ पे जो न्यू मिलेगा मिनिमम, वो क्या होगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7.15 का हाफ क्या हो जाएगा, 3.75 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली। ओके, तो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। इरेज कर दिया जाए। ओके, देखिए अब ये आपका यहीं खत्म हो गया, हमने वेव नेचर पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब हेडिंग डालिएगा,
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की हम बात करते हैं, वेव नेचर तो हमने पढ़ लिया। ओके, चलो जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, देयर आर सर्टेन फिनोमिना, बहुत सारे टाइप के फिनोमिना होते हैं। देयर आर सर्टेन फिनोमिना देयर आर सर्टेन फिनोमिना लाइक, कैसे, जैसे कि इंटरफेरेंस, और डिफ्रैक्शन। ये इस टाइप के जो फिनोमेना होते हैं विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, which can be explained on the basis of, जिसको हम लोग किस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। इसको हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जिसको हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, बट लेकिन देयर आर सर्टेन फिनोमिनास, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं देयर आर सर्टेन फिनोमिनास लाइक, जैसे, कैसे, जैसे आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब जो हैं, ये सब क्या है, ये सब एक्सप्लेन होते हैं किस बेसिस पे, विच कैन बी ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे इसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये फिनोमिना याद रखिएगा, कौन से हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन करेंगे जिसको, तो कौन कौन से, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, इसको हम लोग वेव नेचर से, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इन सब को हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के हिसाब के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो जब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात हो रही थी तो उस टाइम पे अब एक थियरी आई, किसकी थियरी आई, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। प्लैंक्स ने एक क्वांटम थियरी दी थी, तो इसको अब हम लोग पढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब अगली इस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे एक थियरी आई, कौन सी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या थी। प्लैंक्स क्वांटम थियरी, क्या, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये क्या है बेटा, ये सब पूरी चीज आप फिजिक्स में बहुत ही इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ने वाले हो। ठीक है, लेकिन हम लोग को जहाँ जितना ज़रूरत है यहाँ पे उतना हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, जितने की रिक्वायरमेंट है हमको उतना हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, बाकी आप वहाँ पे बहुत ही डीप में आप पढ़ोगे। ओके, चलो तो अब क्या था, जो प्लैंक्स थे, ये एक साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक्स। तो प्लैंक्स क्या कर रहे थे, स्टडीड द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस हो रहे थे उसको स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या बताया वो अब देखते हैं। तो मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, जैसे आप किसी मेटल को गरम कर रहे हो, एकदम रेड हो गया, रेड हॉट हो गया, एकदम लाल हो गया गरम होकर के, तो उस टाइम पे वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ऐसा नहीं होता है कि ब्लैक बॉडी मतलब काले रंग की बॉडी ले ली उससे जो रेडिएशंस होता है, ये नहीं होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब होता है जैसे आपने एक मेटल की रॉड ले ली, उसको आपने गर्म करना शुरू किया, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो एकदम रेड हॉट हो जाता है, उस टाइम पे उसमें से रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, उसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। तो प्लैंक्स स्टडी द रेडिएशन Planck studied the radiation emitted from black body and gave the following observation। और क्या ऑब्जर्व किया, and gave the following observations। gave the following observations। क्या ऑब्जर्वेशन दिया, अब ये हम देखते हैं। तो पहला चीज उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने पहला क्या ऑब्जर्व किया, रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी, रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस इमिट हो रहे थे किसी भी ब्लैक बॉडी से, आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं थे। और हमने जब पहले ही बताया था वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वहां बताया था ना, वेव नेचर क्या था, वो कॉन्टिन्यूअस था, और जो पार्टिकल नेचर मैंने बताया था वो डिसकॉन्टिन्यूअस था। तो यहाँ पे भी क्या था, ये जो रेडिएशन से इससे हो निकल रहे थे वो भी क्या थे, कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, बट आर डिसकॉन्टिन्यूअस। लेकिन कैसे थे, वो डिसकॉन्टिन्यूअस थे। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया। दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एनी ब्लैक बॉडी, कोई भी ब्लैक बॉडी जो है, एनी ब्लैक बॉडी इमिट्स और ऑब्जर्व्ड एनर्जी, इमिट्स और एब्जॉर्ब्ड, एनी ब्लैक बॉडी इमिट्स और एब्जॉर्ब्ड energy in the form of
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, in the form of small packets और बंडल्स। ये जो इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, वो पैकेट्स के फॉर्म में इमिट करते हैं या बंडल्स के फॉर्म में ऑफ एनर्जी, बंडल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इसको क्या बोला जाता है, इस स्मॉल पैकेट को क्या बोला जाता है, इज नोन एज क्वांटम। नोन एज क्वांटम। इसी स्मॉल पैकेट को क्या बोला जाता है, क्वांटम। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, क्वांटम। ठीक है, और अगर ये तो हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, अगर हम यहां पे लाइट ले लें, इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में इनको जो बोला जाता है, दीज आर नोन एज जो ये स्मॉल पैकेट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फोटॉन्स। अब ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में। क्या बोला जाता है, फोटॉन्स। जैसे अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो इसमें स्मॉल पैकेट जो होते हैं उसको क्वांटम बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम थियरी। लेकिन अगर हम लाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे इसको बोला जाता है फोटॉन्स। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंक्लूजन था, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया बच्चों, चलो चलिए अब हम तीसरे ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। आखिर तीसरा क्या चीज उन्होंने ऑब्जर्व की, तो एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली proportional is directly proportional to its frequency। जो हमारी एनर्जी होगी किसी भी फोटोन की, क्या एनर्जी जो होगी, अगर हम एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि न्यू जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आएगा, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या आता है, h। ये जो h आया, ये जो h आया, वेयर, ये h क्या है हमारा, ये इसी को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसी h को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इस h की वैल्यू होती है कुछ, इस h की कुछ वैल्यू होती है, h की क्या फिक्स्ड वैल्यू होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। अब देखो, जब न्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेमडा के,
वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। और हम लोग एक चीज़ ये भी जानते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो न्यू की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर लेमडा के फॉर्म में बोलें तो E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। ए की वैल्यू क्या आ गई, HC बाई लेमडा। अब ये दो फॉर्म जो हैं, ये और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होंगे इस चैप्टर में, सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूले यूज होंगे, एक C इज इक्वल टू न्यू लेमडा और ये एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो कोई भी फोटोन की एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके फ्रिक्वेंसी के। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये और E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, इरेज कर दूं? ओके, अब देखो एक चौथा भी चीज ऑब्जर्व किया उन्होंने, फोर्थ चीज क्या ऑब्जर्व की, देखो चौथी चीज क्या थी, एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। जो एनर्जी इमिट होगी, इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड by any object is whole number multiple of energy of photon. Whole number multiple of energy of photon. एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एक चीज ये भी मिल गई कि जो हमारा, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमिटेड एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी निकालना है तो हमेशा फोटोन के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रही एनर्जी उसी का होल नंबर मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि जो ये E होगा, अब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, NH न्यू होगी या ये NHC बाई लेमडा। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ पे वेयर एन क्या है हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होल नंबर है। होल नंबर आपको पता है कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपको एनर्जी 1 फोटोन की निकालनी है, एनर्जी अगर ऑफ 1 फोटोन, अगर एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है तब तो आपका फॉर्मूला H न्यू हो जाएगा और HC बाई लेमडा। ठीक, लेकिन अगर आप एनर्जी ऑफ ज़्यादा फोटोन N फोटोन्स का निकालना है तो वहाँ पे NH न्यू हो जाएगा और NHC बाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ सर्टेन क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, ये हमारी क्या थी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी। क्वांटम क्या हो गया होगा समझ में आ गया। ठीक है, और इस थियरी में क्या क्या चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम लोग चलते हैं आगे और कुछ जो भी चीज़ें पढ़े हमने अभी तक, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे और फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे जो जेई में आए हुए होंगे। चलो, तो क्वेश्चन लिखिएगा,
कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन calculate energy of photon having wavelength इसका वेवलेंथ कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ भी है ऐसा नहीं, ये तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो क्या कहता है, वेवलेंथ दिया है, उसका मतलब और कुछ नहीं बोला है, तो आप एक फोटोन मान के चलेंगे, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब देखो H की वैल्यू क्या है भाई, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन लेमडा की वैल्यू कितना दिया है 3000 एंगस्ट्रॉम। तो 3000 इंटू एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10 टू दी पावर माइनस 10। अब यहाँ से सबको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये जो आएगा, ये आएगा आपको 6.63, क्योंकि ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर 19। ये क्या आएगा, एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, जूल। ठीक है, लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग जो एनर्जी के यूनिट को पढ़ेंगे वो इतना बड़ा हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन इसका पढ़ेंगे। क्या करते हैं कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 जूल क्या हो जाएगा, इतना बाई दिस। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको आप लिख सकते हो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक नई यूनिट आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एनर्जी मैक्सिमम इसी यूनिट में रिप्रेजेंट करनी होगी। तो अब यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर लो, तो ये आपको लगभग मिलेगा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बताओ कि 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलने में अच्छा लग रहा है कि 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो अब ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगा इस चैप्टर में, एनर्जी को जो हम लोग रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। हो गया बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। और हम लोग को क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। जब कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एक फोटोन के लिए बात करेंगे। तो अब यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एच न्यू। ठीक है, अब देखो H की वैल्यू हमको पता होती है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 और न्यू आपको दिया गया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 15, 2 इंटू 10 टू दी पावर 15।
अब यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये आपको मिल जाएगा 13.26 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, फिर अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13.26 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग आपको मिलेगा कितना, 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हमको मिली, फोटोन की एनर्जी क्या मिल गई, 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक शॉर्टकट चीज़ बताता हूँ आपको जिसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन करने में। इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं जिसका यूज हम लोग कैलकुलेशन में करेंगे, और वो उसके थ्रू हम लोग के कैलकुलेशंस जो होंगे वो बहुत ही छोटे हो जाएंगे। तो अब हम लोग शॉर्टकट फॉर कैलकुलेशन, हम लोग कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे। देखो हम लोग एक चीज पढ़े ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और ये किसके इक्वल होता है, 96 किलो जूल पर मोल के, 96 किलो जूल पर मोल के। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ते थे, E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा पढ़ते थे। अब यहाँ पे देखो H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है ना। अब हम लोग इसकी वैल्यू देके रख लेते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻8 अपॉन। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लैम्डा जो होगा एंगस्ट्रॉम में रखेंगे। एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, हम लोग उसको क्या करेंगे, मीटर में रखेंगे। तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया, उसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा ये आ गया, आपको ऊपर सिंप्लीफाई किया और 10⁻⁻10 को ऊपर ले गए तो ये मिल गया 1.989 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये देखिए ये क्या आ गया, ये हमें एनर्जी मिल गई किसमें, जूल में। ये एनर्जी किसमें मिली, जूल में। ठीक है, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये तो ये एनर्जी मिल गई हमको जूल में। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी गई हो, अब ये यहाँ ये वैल्यू रखो, आराम से निकल जाएगा। लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और अब क्या करना चाहते हैं, जूल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.989 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। तो फिर ऊपर सॉल्व किया तो अब ये आपको मिल जाएगा 1.24 इंटू 10⁻4 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। फिर इसको और ये आप ये लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हर जगह, और देखना कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है, कितना आसान हो जाएगा इससे कि आपको सोच भी नहीं सकते हो कि अब हमें कुछ नहीं करना। अगर लैम्डा वेवलेंथ अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है तो आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं करोगे, बस यहाँ 12,400 अपॉन वो वैल्यू रख दोगे और हमें सीधे आंसर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर नैनोमीटर में दिया होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पे, और वो फिर हमारा आंसर एज इट इज मिल जाएगा। अगर नैनोमीटर में दिया है तो आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो अब
इतना आप देख लीजिए, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी से अच्छी, ताकि जब हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम देखो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बताएंगे, हम लोग लंबा प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, हम सारे क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से बताऊंगा, देखिएगा वो 2 लाइन 3 लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा और वही सॉल्यूशन आपको बुक में देखेंगे तो आपको आधे पेज का दिया होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की, ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि हमें कंपटीशंस में टाइम बचाना होता है। टाइम हमारे पास कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमें टाइम सेव करना है और दूसरे क्वेश्चन पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस बच्चों इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।